फिल्म की शुरुआत एक लड़की मारिया मेरीवेदर के साथ होती है जो अपने पिता कर्नल जॉर्ज हर्बर्ट मेरीवेदर के फ्यूनरल में होती है। उसके पास ही उसकी बचपन की बेबीसिटर मिस हेलीट्रॉप भी मौजूद थी। मृत्यु से पहले मेरीवेदर ने सब कुछ खो दिया था, इसलिए मारिया को केवल द एंशिएंट क्रॉनिकल्स ऑफ मून एकर वैली नाम की एक किताब विरासत में मिली। अपने पिता के फ्यूनरल के बाद मारिया उस किताब को पढ़ती है जो 100 साल पहले जीने वाली एक खूबसूरत लड़की की कहानी बताती है। उस लड़की की त्वचा तारे जितनी पीली थी और उसका दिल उल्का की तरह शुद्ध था। उसमें बहादुरी और अच्छाई इतनी थी कि उसे प्रकृति ने अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। एक रात चांद ने उसे बेशकीमती मोतियों का उपहार दिया, जो मोतियाँ किसी भी तरह की ख्वाहिश को पूरा कर सकती थी, और उसी दिन से उसे मून प्रिंसेस के नाम से जाना जाने लगा। मून प्रिंसेस डी नोयर कबीले से बिलोंग करती थी और उसे राल्फ मेरीवेदर नाम के लड़के से प्यार हो गया था। शादी के दिन मून प्रिंसेस के पिता विलियम डी नोयर ने इस खास मौके पर उन दोनों को एक दुर्लभ काले रंग के शेर को उपहार देकर आशीर्वाद दिया। वही राल्फ ने अपनी दुल्हन को गिफ्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा दिया। खुशी से भरकर मून प्रिंसेस ने सबको अपनी उन जादुई मोतियों की माला दिखाई और बताया कि ये मोती किसी भी इंसान के दिल की ख्वाहिश को दिखा सकते हैं और ये मोतियाँ उन हर ख्वाहिशों को पूरा भी कर सकते हैं, भले ही वो ख्वाहिश अच्छी हो या बुरी। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में लौटती है। अगले दिन मारिया अपने स्टाफ से विदा लेती है और अपने लंदन वाले पैलेस को छोड़कर मिस हेलीट्रॉप के साथ मून एकर में अपने अंकल बेंजामिन मेरीवेदर के पास आ जाती है। रास्ते में उन्हें कुछ गुंडों द्वारा लगभग किडनैप कर ही लिया जाता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद वे आखिरकार मून एकर पैलेस में पहुँच ही जाते हैं, जो मारिया के अंकल बेंजामिन मेरीवेदर का था, जिनसे मारिया ने अपने जिंदगी में कभी नहीं मिला था। वो पहली बार उनसे मिल रही थी। वही मिस हेलीट्रॉप उन गुंडों के बारे में बेंजामिन को बताने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन को उनकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं था। बेंजामिन उन्हें अंदर लेकर जाता है और उन्हें अपने कुत्ते रॉल्फ से मिलवाता है। बेंजामिन उन्हें बताता है कि रॉल्फ किसी को भी एक पल में मार सकता है। बेंजामिन मिस हेलीट्रॉप को उनके कमरे तक पहुंचाता है और फिर वो मारिया को भी उसके कमरे तक ले जाता है, जो एक टावर के ऊपर स्थित है। शुरू में मारिया अपने बेबी सीटर से दूर सोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपना कमरा बहुत पसंद आता है, जिसमें एक फायरप्लेस था। उस कमरे की छत रात के आसमान की तरह दिखती है, जिसमें तारे भी हैं। अगले दिन जब बेंजामिन मारिया के पास उस किताब को देखता है, तो वो उस किताब को मारिया से छीन लेता है। हालांकि मारिया उसका विरोध करती है, इसके बावजूद बेंजामिन उस किताब को अपनी लाइब्रेरी में रख देता है। नाश्ते के समय मारिया बेंजामिन से अपने बुक के बारे में बात करती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। बेंजामिन कहता है कि उसे खाते समय बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। फिर वह ताने मारते हुए कहता है कि उसने सालों से किसी भी औरत को अपने पैलेस में कदम नहीं रखने दिया है। साथ ही वो मारिया के पिता को कायर भी कहता है और उन्हें बहुत कोसता है, क्योंकि उन्होंने मारिया को अपने कर्ज में डुबो दिया था। मारिया अपने पिता के बारे में ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। फिर बाद में बेंजामिन मारिया से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो उन्हें अपने महल की सैर करवाता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि जिन्होंने उस दिन आते वक्त उन पर हमला किया था, वे डी नोयर कबीले के थे, और बेंजामिन मारिया को जंगल से दूर रहने के लिए कहता है। बाद में बेंजामिन और मारिया घोड़सवारी करते हुए बाजार जाते हैं। शुरू में हिचकिचाने के बाद मारिया को अपना घोड़ा पसंद आ जाता है। बेंजामिन उसकी अडेप्टेबिलिटी देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होता है और अकेले बाहर महल के गार्डन में घूमने की अनुमति दे देता है।
डीनोयर कबीले के खतरे के बावजूद और बेंजामिन के मना करने के बावजूद मारिया जंगल में चली जाती है। तभी वो एक अजीब सी आवाज सुनती है। आसपास देखने के बाद उसे एक फंदे में फंसा खरगोश दिखता है। मारिया खरगोश के पास जा ही रही होती है, पर तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम रॉबिन डीनोयर था। ये वही लड़का था जिसने शुरुआत में मारिया और मिस हेलीट्रॉप के ऊपर हमला किया था। देखते ही देखते मारिया डाकुओं से घिर जाती है, जिनमें वो लड़का रॉबिन भी शामिल था। वो उसे ले जाने ही वाले थे, लेकिन तभी रॉल्फ वहाँ आकर उन सभी डाकुओं के ऊपर हमला करके उनको भगा देता है और मारिया को बचा लेता है। कुछ समय बाद अपने द्वारा फंसाए गए खरगोश को लेने रॉबिन अपने पिता के साथ उसी जगह पर लौटता है, लेकिन तब तक मारिया खरगोश को लेकर वापस महल में आ जाती है। रात को सोते वक्त मारिया को एक अजीब विजन दिखाई देता है। वो देखती है कि महल के चारों ओर एक सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। इसके अलावा उसके कमरे के छत में सितारे भी ऐसे चलते हैं जैसे वे असली हों। सुबह मारिया इन सभी विजन्स के बारे में बेंजामिन से पूछती है, लेकिन पता नहीं बेंजामिन किसी कारण से इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बेंजामिन का कुत्ता रॉल्फ मारिया को पैलेस के एक सीक्रेट किचन में ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उस पैलेस के शेफ मर्मड्यूक से होती है। मारिया उससे अपने उन्हीं अजीब विजन्स के बारे में पूछती है और मर्मड्यूक उसे अपने पिता की किताब को पूरी पढ़ने की सलाह देता है। मारिया बेंजामिन की लाइब्रेरी में अपने पिता की किताब खोजने जाती है। उसे वो किताब एक खुफिया लॉकर में मिलता है। वो किताब पढ़ना शुरू करती है और हम उसी समय को देखते हैं जहां मून प्रिंसेस और राल्फ मेरीवेदर की शादी हो रही थी। मून प्रिंसेस के मोतियों के बारे में जानने के बाद उन दोनों के परिवार के बीच लड़ाई होने लगी। दरअसल वे उन मोतियों के शक्तियों के बारे में जानकर उन मोतियों के लालच में आ गए थे, जिसके लिए वो लोग आपस में ही लड़ भिड़ गए। ये सब देखकर मून प्रिंसेस को बहुत दुख हुआ कि जिन्हें वो अपना कहती है वो उसकी शादी के खास दिन पर इन मोतियों के लिए लड़ रहे हैं। इससे मून प्रिंसेस नाराज हो गई और वो उन मोतियों को हाथ में लेकर वो मून एकर वैली को 5000 चांद के उदय होने के बाद मून एकर वैली को घोर अंधकार में डूबने का श्राप दे दिया। मतलब जब चांद 5वें हजार बाद निकलेगा तो मून एकर वैली हमेशा के लिए घोर अंधकार में डूब जाएगा। किताब पढ़ने के बाद मारिया शेफ के पास लौटती है और वो मारिया को बताता है कि केवल एक सच्ची मून प्रिंसेस ही उस श्राप को हटा सकती है। मारिया को सरप्राइज होता देख मर्मड्यूक उसे बताता है कि मारिया ही वो नई मून प्रिंसेस है, क्योंकि उसने उस सफेद घोड़े को देखा है। अब मारिया को मोतियों को समुद्र में लौटाना होगा और उस जगह को अंधकार के श्राप से बचाने के लिए दोनों परिवारों को फिर से एकजुट करना होगा। मारिया के कैलकुलेशन के हिसाब से अगला पूरा चांद ही 5000वीं बार उदय होगा। बहुत डर जाती है। मेरीवेदर एस्टेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते समय मारिया को एक गुफा मिलता है जिसमें लवडे नाम की एक खूबसूरत लेडी रहती थी जो ठीक मून प्रिंसेस के तरह दिखती थी। लवडे बताती है कि वो खुद एक मून प्रिंसेस थी जिसने उन दोनों परिवारों को एकजुट करने और श्राप को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही। जब मारिया इस काम के लिए लवडे को अपने अंकल बेंजामिन से मदद मांगने का सुझाव देती है तो लवडे नाराज हो जाती है और उसे फिर कभी बेंजामिन का नाम न लेने की वार्निंग देती है। इन्हें यहाँ पता चलता है कि डीनोयर कबीले ने मोतियों से भरे बॉक्स को चुरा लिया था, जबकि मेरीवेदर ने उसकी चाबी ले ली। तभी मारिया को अचानक याद आता है कि उसने किताब के बुकमार्क में एक चाबी देखी थी। फिर मारिया लवडे से उसे डीनोयर किले तक ले जाने के लिए कहती है। डीनोयर के किले को दिखाने के बाद लवडे अचानक भाग जाती है। मारिया के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो खुद ही किले में घुस जाती है
तभी मारिया को रॉबिन के पिता कुर्ट डी नोयर पकड़ लेता है। मारिया उसे चाबी देती है और जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि बॉक्स पूरी तरह से खाली था। रॉबिन मारिया को किले की जेल में बंद कर देता है, लेकिन उससे पहले मारिया उसे उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए रॉबिन के गोटों पर लात मारती है। इधर मूनएकर में बेंजामिन को मारिया के गायब होने के बारे में पता चलता है। अगले दिन मारिया कैसे भी करके डाकुओं को चकमा देकर किले से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। तभी रॉबिन को ये पता चलता है और वो अपने लोगों के साथ उसका पीछा करते हैं, लेकिन मारिया जंगल में छिप जाती है और उसे वहाँ रॉल्फ मिल जाता है जो मारिया को ही ढूंढ रहा था। रॉल्फ उसे महल ले जाता है जहाँ मारिया बेंजामिन को अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन उसे उसके रूल को ब्रेक करने के लिए डांटता है और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। हालांकि बेंजामिन अपने बिहेवियर पर पछताता है और रात को मारिया से माफी मांगता है। अगले दिन मारिया अपने कमरे में लवडे को देखती है। मारिया उसे जंगल में अकेला छोड़कर भाग जाने के लिए नाराज थी, लेकिन लवडे उसे मून प्रिंसेस की ड्रेस देकर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। अपने अंकल की नजर से बचते हुए मारिया लवडे को पियानो रूम में ले जाती है। लवडे जब पियानो बजाती है तो मारिया दीवार पर लगे आईने को देखती है जो उसे पास्ट दिखाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि लवडे और बेंजामिन एक दूसरे से प्यार करते थे जो शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन लवडे ने बेंजामिन को ये बताया कि वो डी नोयर कबीले की है। दरअसल डी नोयर कबीला डाकुओं का कबीला था और लवडे उस डाकुकुर की बेटी और रॉबिन की बहन थी, इसीलिए वो उस दिन मारिया को जंगल में अकेले छोड़कर भागी थी। खैर, इस बात को जानने के बाद बेंजामिन ने लवडे पर अपने आप को प्यार में फंसाने के लिए आरोप लगाता है और लवडे से ब्रेकअप कर लेता है। लवडे को इससे बहुत हर्ट होता है और तब से वो मूनएकर एस्टेट के जंगल में एक सीक्रेट गुफा में जाकर रहने लगी। प्रेजेंट में मारिया लवडे को एडवाइस देती है कि वो एक बार उसके अंकल बेंजामिन से मिलकर उनसे बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन लवडे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में मारिया देखती है कि बेंजामिन का नौकर दीवार से एक पेंटिंग को हटा रहा है जो कि मारिया के पैलेस में आने के बाद ही कहीं अचानक से आ गई थी। मारिया पेंटिंग को मिस हेलिट्रॉप और मर्मड्यूक को दिखाती है। तभी पेंटिंग मारिया को ये दिखाती है कि मून प्रिंसेस ने जंगल में मोतियों को किसी पेड़ के पास छिपाया था। मर्मड्यूक कहता है कि अगर उन्हें उस पेड़ को ढूंढना है तो उन्हें रॉबिन की मदद लेनी होगी क्योंकि वो जंगल के हर कोने से वाकिफ है। मारिया शुरू में उसकी मदद लेने से मना कर देती है, लेकिन जब मर्मड्यूक उसे बेंजामिन और लवडे की तरह ही घमंडी कहता है तो वो रॉबिन की मदद लेने के लिए मान जाती है। डी नोयर एस्टेट के लिए जाने से पहले मारिया बेंजामिन को लवडे के नाम से और लवडे को बेंजामिन के नाम से लेटर्स भेजती है। उन लेटर्स को पाकर वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेंजामिन और लवडे एक दूसरे से मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें ये पता चलता है कि मारिया ने ही उन दोनों को एक दूसरे के नाम से लेटर्स भेजा था। यह जानकर अब ये दोनों एक दूसरे से माफी की होप करते हैं। खैर, इधर मिस हेलिट्रॉप, मर्मड्यूक और नौकर डिगवीड ये दोनों भी मारिया की तलाश में निकलते हैं। इस बीच रॉबिन के पिता कुर को अपने पालतू ईगल के जरिए मारिया की लोकेशन मिल जाती है और अब वो मारिया को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मारिया रॉबिन को घायल खरगोश के जाल को इस्तेमाल करके लुभाती है और रॉबिन को अपने जाल में फंसा लेती है। रॉबिन पेड़ से उल्टा लटका हुआ
मारिया से अपने आप को छोड़ने की भीख मांगता है। मारिया कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर इसके बदले तुम मुझे जंगल की सैर कराओगे। रॉबिन इसके लिए मान जाता है और वो मारिया से वादा करता है कि वो उसे पूरी जंगल घूमने में उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ लवडे और बेंजामिन एक दूसरे को अपने रिश्ते के टूटने के लिए ताना मारते हैं। इधर जंगल में कुर के आदमी मारिया को रॉल्फ और रॉबिन से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। मारिया आगे बढ़ती है और वो उस सफेद घोड़े की मदद से उस पेड़ तक पहुंच जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि कुर भी मारिया का पीछा करते हुए उस पेड़ तक आ गया है। इधर रॉबिन रॉल्फ की मदद से कुर के आदमियों की कैद से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसी बीच वो डाकू रॉल्फ को गोली मार देते हैं और रॉल्फ मारा जाता है। रॉबिन मारिया की चीख सुनता है और उसकी ओर भागता है। कुर मारिया को मारने ही वाला था, लेकिन रॉबिन वहां जाकर मारिया को बचा लेता है। वो दोनों वहां से भागते हैं। कुर और उसके लोग भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन मारिया और रॉबिन वापस उस पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, जहां मारिया को मून प्रिंसेस द्वारा छिपाई गई मोतियों की माला मिल जाती है। लेकिन जल्द ही कुर और उसके लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो दोनों एक सीक्रेट सुरंग के थ्रू वहां से भाग निकलते हैं। जादुई मोती और सफेद घोड़ा उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब कुर, बेंजामिन, मारिया और सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां मून एकर वैली को श्राप दिया गया था। चांद के उगने से पहले कुर मारिया से मोतियों को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लवडे अपने पिता कुर को ऐसा न करने के लिए समझाती है। कुर अभी भी अपनी बेटी से प्यार करता है। लवडे अपने पिता से अपने अहंकार को छोड़ने की गुजारिश करती है, जबकि मारिया अपने अंकल बेंजामिन से झगड़ा खत्म करने और मोतियों को समुद्र में फेंकने के लिए कहती है। हालांकि जब दोनों आदमी ऐसा करने से इनकार करते हैं, तो मारिया खुद ऐसा करने का फैसला करती है और वो मोतियों को समुद्र में फेंक देती है। लेकिन समुद्र मोती की माला को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मारिया माला तोड़ देती है और मोतियों को समुद्र में फिर से फेंक देती है। समुद्र फिर से मोतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है और जब समुद्र मोतियों को वापस फेंकता है, तो मोतियां मारिया के कपड़ों पर चिपक जाते हैं। वही चांद भी निकलने वाला था। कोई उपाय न होने के कारण मारिया मोतियों के साथ समुद्र में कूद जाती है। मारिया समुद्र में डूब जाती है और ऐसा लगता है कि अब वो मर गई है। सभी दुखी होते हैं, लेकिन तभी अचानक समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें उनकी ओर आती हैं और मारिया एक सफेद घोड़े की पीठ पर दिखाई देती है। इधर हम रॉल्फ को भी उठते हुए और अपने सच्चे रूप यानी कि काले शेर में बदलता हुआ देखते हैं। बेंजामिन मारिया को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। वह अपने घमंड को भी निगल लेता है और लवडे से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं। मेरीवेदर और डिनोयर भी एकजुट हो जाते हैं और श्राप समाप्त हो जाता है। वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं।